सुप्रभात कक्षा। आज हम सब कुछ के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो बहुत जल्दी से मैं आपको समझाऊंगा कि विज्ञान हमें हमारे उत्पत्ति, हमारी पहचान और हमारे भविष्य के बारे में क्या बताता है। जैसा कि आप जानते होंगे, यह सब बिग बैंग से शुरू हुआ। ठीक है, बिग बैंग। तो शुरुआत में एक विशाल ऊर्जा का गोला था और फिर यह फट गया। ठीक है, और इस विस्फोट के कारण ये सितारे, ग्रह, ब्लैक होल और सौर मंडल बनाएगा और इस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ बिग बैंग के माध्यम से। फिर हमारे पास पृथ्वी थी और पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। शुरुआत में पौधे और समुद्री जीवन, और फिर हमारे पास छिपकली, स्तनधारी, और फिर हम मनुष्यों तक पहुंचे। ठीक है, तो विकास के बारे में जो बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह सब उत्परिवर्तन के बारे में है। तो जीन यादृच्छिक रूप से उत्परिवर्तित होंगे और फिर वे जीन जो पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं वे जीवित रहेंगे। ठीक है, और यह सबसे योग्य की उत्तरजीविता का विचार है जिसे चार्ल्स डार्विन ने हमें प्रस्तुत किया। ठीक है, और इस तरह से हम ग्रह पर प्रभुत्व प्राप्त कर पाए क्योंकि हम सबसे योग्य हैं, क्योंकि हम एक साथ काम करने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारे पास भाषा है जो हमें ज्ञान को संग्रहित करने और इसे भविष्य की पीढ़ियों को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है ताकि नई तकनीक को संचित किया जा सके। ठीक है, तो यह विकास का सिद्धांत है। अब हम मानव मस्तिष्क पर आते हैं, है ना। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड में अद्वितीय है। यह हमें एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। यह हमें चीजों की कल्पना करने की अनुमति देता है। यह हमें रचनात्मक होने की अनुमति देता है और इसलिए न्यूरोसाइंस हमें सिखाता है कि हमारे मस्तिष्क जो हम करते हैं वह यह है कि हम अनुभवों को यादों में फिल्टर करते हैं। अब यदि आप मनोविज्ञान लेते हैं तो आप जानेंगे कि दीर्घकालिक स्मृति और अल्पकालिक स्मृति होती है। अल्पकालिक स्मृति बस वही है जो आपके पास आज है। दीर्घकालिक स्मृति वह है जो आपके अंदर रहती है। ठीक है, तो मस्तिष्क जो करता है वह यह है कि यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक के बीच अंतर करता है और फिर यह दीर्घकालिक एक यादों के डेटाबेस में संग्रहित होता है और यह आपकी भावनाओं के अनुसार विभाजित होता है। ठीक है, खुश, उदास, गुस्सा, डरा हुआ। ठीक है, तो भावनाओं की एक इंद्रधनुष है और आपकी सभी यादें आपके मस्तिष्क के अंदर विभिन्न भावनाओं के अनुसार संग्रहित होती हैं आपके मस्तिष्क के डेटाबेस में, और इससे आप एक पहचान बनाने में सक्षम होते हैं। पहचान मूल रूप से यह समझ है कि आप कौन हैं, दुनिया में आपकी जगह क्या है और आपको दुनिया में कैसे सबसे अच्छा नेविगेट करना चाहिए। ठीक है, तो पहचान का विचार अब जो आप मनोविज्ञान में भी सीखते हैं वह यह है कि आपके लिए कई अलग अलग पहचान बनाना संभव है। तो स्कूल में आप एक छात्र हैं, घर पर आप एक बच्चा हैं, काम पर आप एक कर्मचारी हैं। ठीक है, और इन सभी पहचानों को एक साथ मिलाकर विश्व दृष्टि कहा जाता है। आप इसे अपनी व्यक्तित्व के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यह सब विज्ञान जानता है। मेरा मतलब है यह काफी सरल है, लेकिन यह वही है जो विज्ञान हमें हमारे उत्पत्ति, हमारी पहचान, हमारे भविष्य के बारे में बताता है। अब वैज्ञानिक विश्व दृष्टि के बारे में 3 विशिष्ट विशेषताएं हैं जो हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला यह है कि यह सब यादृच्छिक है। ठीक है, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हम इसे
डिजाइन के रूप में समझते थे। ठीक है, पहले हम मानते थे कि एक भगवान था, अब हम मानते हैं कि कोई भगवान नहीं है, यह सब बस यादृच्छिक है। यह पहली बात है जो मुझे आपको याद रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो मुझे आपको याद रखने की आवश्यकता है वह यह है कि यह सब भौतिक है। पहले हम ब्रह्मांड को आत्मा के रूप में समझते थे, मुख्य रूप से आत्मा, लेकिन अब हम इसे मुख्य रूप से भौतिक के रूप में समझते हैं, चीजें जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। यदि हम इसे नहीं देख सकते, हम इसे नहीं छू सकते, हम इसे माप नहीं सकते, तो यह अस्तित्व में नहीं है। तीसरी विशेषता यह है कि यह उभरती हुई है, उभरती हुई जो मूल रूप से नीचे से ऊपर तक का मतलब है। आपके पास जैसे ये कण होते हैं, वे परमाणु बन जाते हैं, फिर परमाणु पदार्थ बन जाते हैं, फिर चीजें बन जाती हैं, और फिर हम कुर्सियां या लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो यह सब उभरती हुई है, और इसलिए ये हमारे विश्व दृष्टि के आज के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, और आपको इनमें से अधिकांश विज्ञान कक्षा में सीखना चाहिए था। अब इन सभी सिद्धांतों के साथ एक समस्या है। ठीक है, तो मैं उन्हें एक एक करके देखूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप साथ चलें। ठीक है, क्योंकि जो मैं अब करूंगा वह यह है कि मैं आपको इन सभी सिद्धांतों में समस्याएं, कमियां, दोष दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिग बैंग से शुरू करते हैं। अब अगर यह सच है कि ब्रह्मांड एक बिग बैंग के साथ शुरू हुआ और यह धीरे धीरे विस्तारित हुआ, तो यह रैखिक रूप से विस्तारित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हम देखते हैं वह यह है, सबसे पहले ब्रह्मांड यह अजीब तरह से विस्तारित होता है। ठीक है, यह अधिक इस तरह है। तो जैसे जैसे यह विस्तारित होता है, विभिन्न भाग अन्य भागों की तुलना में तेजी से चलते हैं। यह कोई मतलब नहीं बनाता। इसके अलावा कुछ आकाश गंगाएं, ठीक है, आकाश गंगाएं अन्य आकाश गंगाओं की तुलना में तेजी से चलती हैं, यह भी कोई मतलब नहीं बनाता। तो खगोलविदों ने इन सांख्यिकीय समस्याओं को दूर करने के लिए एक नई अवधारणा पेश की है जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा है। यह कम से कम 80% है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह 90% है। तो ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है। और निश्चित रूप से आप सोच रहे होंगे डार्क एनर्जी क्या है, और उत्तर है कि हम नहीं जानते। अब डार्क एनर्जी का मतलब यह नहीं है कि हम इसे नहीं देखते, यह नहीं है कि यह क्या है, यह है कि हम नहीं जानते कि यह क्या है, और ईमानदारी से कहें तो यह धोखा है। ठीक है, तो मुझे आपको एक उदाहरण देने दें। मान लीजिए आप एक गणित परीक्षा लेते हैं और शिक्षक आपसे पूछता है 19a + 87 + 25, और आपका उत्तर है 20। ठीक है, यह स्पष्ट रूप से गलत है ना? तो आपका शिक्षक कहता है यह गलत है, और फिर आप कहते हैं ओह मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है, प्लस डार्क एनर्जी, समस्या हल हो गई। ठीक है, यह सचमुच वही है जो ब्रह्मांड विज्ञानी डार्क एनर्जी के साथ कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन वे कहते हैं कि यह होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा हम अपने माप और मॉडलिंग में इन सांख्यिकीय असंगतियों को समझा नहीं सकते। और फिर निश्चित रूप से आप सोच रहे होंगे ठीक है, आप बस ये क्यों नहीं कहते कि बिग बैंग सिद्धांत गलत है? और वे कहते हैं ठीक है, हम ये कह सकते हैं। समस्या यह है कि हमारे पास एक बेहतर मॉडल नहीं है। खैर, वास्तव में एक बेहतर मॉडल है। बेहतर मॉडल यह है कि अलग अलग बिग बैंग हैं। ठीक है, तो अगर आप बस मान लें कि अलग अलग बिग बैंग हैं, तो यह हमें बेहतर समझने में मदद करता है कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर सवाल यह है कि रुको एक मिनट, अगर कई बिग बैंग हैं तो कई बिग बैंग क्यों हैं? ठीक है, तो हमारे ब्रह्मांड को समझने की वर्तमान प्रणाली बस काम नहीं करती है, और समस्या यह है कि यह एक प्रतिमान बन गया है, एक कहानी जो अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार की जाती है, और वे इस मुद्दे पर झुकने से इनकार करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि यह प्रणाली स्पष्ट रूप से समस्याग्रस्त है और यह गलत हो सकती है। यह बिग बैंग के साथ एक समस्या है। अब चलिए विकास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, विकास। अब
सिद्धांत में विकास काम करता है और यह अधिकांश जानवरों के लिए काम करता है, सिवाय जब यह मनुष्यों की बात आती है, ठीक है, क्योंकि वह विकास का विचार धीरे धीरे प्रगति है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कैसे वानर से, ठीक है, मानव तक पहुंचे। हम वानर अन्य बंदरों के साथ 99% डीएनए साझा करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम वानर से इतने अलग क्यों हैं, ठीक है। यह पहला समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि मनुष्य लगभग 200,000 वर्षों से अस्तित्व में है, ठीक है, यह बहुत लंबा समय है। हमारे पास शायद केवल 50,000 वर्षों का इतिहास है। तो बाकी 100,000 150,000 वर्ष कहां गए, हमें नहीं पता, ठीक है। तो यह भी विकास के सिद्धांत के साथ एक और बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या यह है कि विकास के अनुसार कई प्रकार के मानव होने चाहिए, लेकिन वास्तव में केवल एक होमोसेपियंस है। अब वैज्ञानिक आपको बताएंगे, खैर पहले विभिन्न प्रजातियां थीं, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, और फिर धीरे धीरे होमोसेपियंस ने उन्हें ले लिया। और आप इसे मान सकते हैं, यह समस्यात्मक है क्योंकि विकास के अनुसार कई प्रकार के मानव होने चाहिए, ठीक है। शायद कुछ के 6 उंगलियां, कुछ के 3 आंखें, जैसे जानवर, ठीक है। तो मानव प्रजाति में विविधता की कमी, यह वास्तव में विकास मॉडल में फिट नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो यह विकास के साथ समस्या है। असली समस्या मानव मस्तिष्क के साथ है, ठीक है। तो चलिए कुछ समस्याओं पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो न्यूरोसाइंस के साथ जो वे आपको सिखाते हैं वह यह है कि विश्व दृष्टिकोण क्या करता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह यादों को फिल्टर करता है, ठीक है। कारण यह है कि हर दिन आप बहुत सारे अनुभवों को अवशोषित कर रहे हैं। अगर आपका मस्तिष्क सभी अनुभवों को अवशोषित करता तो आपका मस्तिष्क फट जाता, क्योंकि प्रक्रिया करने के लिए बहुत अधिक जानकारी होती। इसलिए आपका विश्व दृष्टिकोण विभिन्न अनुभवों को प्रक्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण अनुभवों के बीच अंतर करता है, और महत्वपूर्ण अनुभव निश्चित रूप से आपकी दीर्घकालिक स्मृति में जाते हैं। इसका समस्या यह है कि बच्चों के बारे में क्या, सिद्धांत रूप में बच्चों के पास विश्व दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, उनके पास व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो वे यादों को कैसे प्रक्रिया करते हैं, वे कैसे जानते हैं कि कौन सी यादें संग्रहित करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरे 3 बच्चे हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि वे सभी अलग अलग व्यक्तित्व हैं। ऐसा लगता है जैसे वे एक विश्व दृष्टिकोण के साथ पैदा हुए थे। और फिर सवाल यह है कि यह कहां से आता है। आपकी आंखों का रंग, आपके बाल, आपकी ऊंचाई आपके माता पिता के डीएनए से आती है ना। तो क्या आपका व्यक्तित्व आपके माता पिता के डीएनए से है? शायद नहीं, ठीक है। बस अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने माता पिता के व्यक्तित्वों का संयोजन हूं? आप नहीं हैं, आप अपने माता पिता से अलग व्यक्ति हैं। तो यह इस मॉडल के साथ एक बड़ी समस्या है। व्यक्तित्व कहां से आता है और यह हमारे अंदर पहले दिन से क्यों निहित है, ठीक है। और भी समस्यात्मक यह है कि हम कैसे सोचते हैं, चेतना। हमारे पास वर्तमान में यह समझने के लिए कोई मॉडल नहीं है कि हम कैसे सोचते हैं। वास्तव में अगर आप न्यूरोसाइंस का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि हमारे मस्तिष्क की समझ में बहुत सारी खामियां हैं। उदाहरण के लिए, हमें नहीं पता कि मस्तिष्क यादों को कहां संग्रहित करता है। यह बहुत असामान्य है क्योंकि स्मृति सब कुछ की नींव है, लेकिन हमें नहीं पता कि मस्तिष्क में यह कहां संग्रहित है। हां, क्या यह मैं नहीं हूं? क्या हिप्पोकैम्पस वह जगह नहीं है जहां यादें संग्रहित होती हैं? नहीं। हिप्पोकैम्पस, हां, नहीं, यह एक आइडेंटिटी हम नहीं जानते कि यह कहां संग्रहित है। कुछ चीजें हैं ये हम जानते हैं कि यह कहां संग्रहित है।
उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि शायद भाषा कहां संग्रहित है, हम जानते हैं कि चेहरे कहां संग्रहित हैं, ठीक है। तो शायद चेहरे हिप्पोकैम्पस में संग्रहित हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ओह संग्रहित है, ठीक है। तो हम कहते हैं पूरा मस्तिष्क यादों को संग्रहित करता है। लेकिन यह कहने का एक और तरीका है कि हमें नहीं पता कि यह कहां संग्रहित है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि हमारे मस्तिष्क का वर्तमान मॉडल यह एक शहर की तरह है, ठीक है। मस्तिष्क को एक शहर के रूप में सोचें, और जो मस्तिष्क को काम करता है वह सड़कें हैं, या जिसे हम सिनैप्स कहते हैं। जब वे एक दूसरे से टकराते हैं तो ये बिजली उत्पन्न करता है, और तब हम सोचते हैं कि विचार कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन यह समस्यात्मक है क्योंकि हम बहुत सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एक उदाहरण देते हैं ताकि स्पष्ट हो सके। अब विज्ञान कक्षा में आपको वैज्ञानिक विधि सिखाई जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि क्या है? खैर, आप शोध करते हैं, आप शोध से एक परिकल्पना बनाते हैं, और फिर आप परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग बनाते हैं, और फिर आपके पास डेटा होता है, और फिर आप अवलोकन करते हैं, और फिर आप परिकल्पना को परिष्कृत करते हैं, ठीक है। और यह वह है जिसे हम सोचने की क्रिया का मॉडल मानते हैं, और आपको यह हर कक्षा में सिखाया जाता है, यहां तक कि अंग्रेजी कक्षा में भी, है ना। आप शोध करते हैं, फिर आप एक रूपरेखा बनाते हैं, है ना। रूपरेखा में 3 प्रमाणों के साथ एक थीसिस होती है ना। और फिर आप इसे लिखते हैं, एक मसौदा लिखते हैं, आप इसे संपादित करते हैं, और आप प्रक्रिया को दोहराते हैं, ठीक है। यह वह है जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, ठीक है। मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो आपको चौंका देगा, जो आपको चौंका देगा, ठीक है। यह वह है जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है। यह वह है जो आप मानते हैं कि काम करता है, लेकिन कोई जो आपसे बहुत बड़ा है, कोई जो वास्तव में सोचता है जीविका के लिए, जो जीविका के लिए सिखाता है, जो जीविका के लिए लिखता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं आप वास्तव में कैसे सोचते हैं, यह पूरी तरह से विपरीत है, ठीक है। तो क्या होता है, आप वास्तव में कहानी या विचार की कल्पना करते हैं, या शुरुआत में विचार करते हैं, ठीक है। और फिर आप प्रक्रिया बनाने के लिए पीछे की ओर काम करना शुरू करते हैं। आपको स्कूल में सिखाया जाता है, यह प्रक्रिया है जो विचार को बनाती है। मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तव में यह विचार है जो प्रक्रिया को बनाता है, ठीक है। तो चलिए इसका एक उदाहरण देते हैं। अगर आप हर प्रमुख वैज्ञानिक खोज को देखें तो यह सब व्यक्ति के सपने में आया, या यह उस व्यक्ति के सिर में अचानक आ गया, ठीक है। यह बस एक बल्ब की तरह सोचें, बल्ब पॉपिंग अप, ठीक है। तो एक उदाहरण है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत को एक प्रयोगशाला में नहीं, न ही अन्य वैज्ञानिकों के साथ शोध करके, बल्कि हर दिन एक पेटेंट कार्यालय में बैठकर और बस दिवा स्वप्न देखकर बनाया। और फिर बूम, विचार उसके सिर में आया। वह ऐसा था, ठीक है, अब मेरे पास यह विचार है। अब वह क्या करेगा? वह अपने विचार का समर्थन करने के लिए सबूत खोजेगा। हाँ, क्या परिकल्पना, जैसे एक विचार नहीं है, ठीक है। क्या परिकल्पना विचार है? ठीक है, नहीं, परिकल्पना अनुमान है, ठीक है। क्या? ठीक है। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है, विचार या अंतिम उत्पाद पहले आता है, फिर आप पीछे की ओर जाते हैं, ठीक है। और आप मसौदा बनाते हैं, फिर आप रूपरेखा बनाते हैं, फिर आप शोध करते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि यह अजीब लगता है, लेकिन मुझे आपको और उदाहरण देने दें। जेम्स वॉटसन ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की। उन्होंने यह कैसे किया? उन्होंने वर्षों और वर्षों तक काम किया यह समझने के लिए कि डीएनए कैसे काम करता है। और फिर एक दिन अचानक उन्हें एक सीढ़ी का सपना आया, एक डबल सीढ़ी। और फिर वह सोचने लगे शायद यही मॉडल मुझे उपयोग करना चाहिए। और फिर उन्होंने और अधिक शोध करना शुरू किया और खोजा, अरे यह काम करता है। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि यह उनके दिमाग में कैसे आया?
ठीक है, मुझे आपको एक और उदाहरण देने दें। मैं किताबें लिखता हूं और मैंने 3 उपन्यास लिखे हैं। और आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी यहां है और जैसे वह जानती है कि मैं कैसे काम करता हूं। आप सोचेंगे कि जब आप एक किताब लिखते हैं तो आप हर दिन डेस्क पर बैठते हैं और किताबें पढ़ते हैं, नोट्स लेते हैं और फिर उसे एक किताब में बदलते हैं, है ना? मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूं? मैं बिस्तर पे लेटता हूं और मैं कुछ वीडियो गेम खेल सकता हूं या मैं एक किताब पढ़ सकता हूं, ठीक है? मैं उठता हूं, पार्क में टहलने जाता हूं और वापस आता हूं और मेरे पास ये सभी विचार होते हैं और मैं इन सभी विचारों को 1 घंटे 2 घंटे के लिए कंप्यूटर पे लिखता हूं, ठीक है? और फिर मैं थक जाता हूं, मेरे पास विचार खत्म हो जाते हैं और मैं सोचता हूं ठीक है, कल मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास कोई विचार नहीं है, मैं और नहीं लिख सकता। लेकिन जो होता है, अगले दिन मैं उठता हूं और मेरे पास नए विचार होते हैं और मैं इसे फिर से लिखता हूं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं ये विचार उत्पन्न कर रहा हूं, यह अधिक ऐसा है जैसे मैं ये विचार प्राप्त कर रहा हूं। अगर आप मुझे देखेंगे, वास्तव में मुझे काम करते हुए देखेंगे, तो यह लगभग असंभव है कि मैं वास्तव में कोई काम करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा जैसे लेटा रहता हूं या घूमता रहता हूं या दिवा स्वप्न देखता रहता हूं, ठीक है? मेरी पत्नी मुझे बताती है कि जब मैं लिखता हूं या जब मैं काम करता हूं तो यह ऐसा है जैसे मैं किसी चीज से प्रभावित हूं, मैं किसी चीज से प्रभावित हूं, ठीक है? मतलब जैसे मैं वास्तव में कुछ नहीं देखता और मुझे वास्तव में नहीं पता कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं। अब जब आप मुझे पढ़ाते हुए देखते हैं तो आप सोचते हैं ओह, आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, आपने कक्षा की रूपरेखा तैयार की होगी। मैं ऐसा नहीं करता। मेरे पास एक अवधारणा है, मेरे दिमाग में एक ढांचा है। मैं कक्षा में आता हूं और मैं पढ़ाता हूं। मैं कैसे पढ़ाता हूं? मैं आपकी टिप्पणियों को देखता हूं, मैं आपके चेहरे के भावों को देखता हूं और आपके उत्तरों के आधार पर मैं फिर ढांचे को विस्तृत करना शुरू करता हूं। और मैं ये कैसे करता हूं? क्योंकि मैं हमेशा एक उच्च शक्ति का उपयोग कर रहा हूं और मैं इस जानकारी को प्राप्त कर रहा हूं जिसे मैं फिर कक्षा में आपको व्यक्त कर सकता हूं। और यही कारण है, अगर आप मेरे साथ लंबे समय से हैं, 10 साल, तो आप जानेंगे कि मैंने कभी भी एक ही कक्षा नहीं पढ़ाई। आप YouTube पर जा सकते हैं और मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं। मैं हर बार इस कक्षा को अलग तरीके से पढ़ाता हूं, क्योंकि हर बार जो मैं कर रहा हूं, मैं एक उच्च शक्ति को चैनल कर रहा हूं और इसे आपके पास ला रहा हूं। लेकिन यह एक बातचीत है, यह एक संवाद है, ये एक किताब पढ़ने या एक महान पेंटिंग देखने से अलग नहीं है, ठीक है? प्रत्येक अनुभव अद्वितीय है, क्योंकि एक पेंटिंग या किताब ये लगभग ऐसा है जैसे आपके लिए दिव्य या एक उच्च शक्ति का अनुभव करने का एक मंच है, ठीक है? जब आप एक महान किताब पढ़ते हैं तो वास्तव में यही आप महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं जैसे आप ब्रह्मांड के साथ बातचीत में हैं और यह किताब वास्तव में ब्रह्मांड में एक पोर्टल है, ठीक है? अगर आप एक अच्छी महान किताब पढ़ते हैं, मुझे यकीन नहीं है कि अगर आपने एक अच्छी महान किताब पढ़ी है, ठीक है, तो अगर आप वास्तव में रचनात्मक होना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रह्मांड पर विश्वास करना होगा। अगर आप वास्तव में अपनी रचनात्मकता को नष्ट करना चाहते हैं तो आप इस प्रणाली का पालन करें, ठीक है? तो जो मैं आपको बता रहा हूं, और मुझे पता है कि ये अजीब लगेगा, लेकिन स्कूल ये आपकी रचनात्मकता को नष्ट कर देता है, क्योंकि ये आपको एक प्रक्रिया सिखाता है जो काम नहीं करती। मानवता के इतिहास में कोई भी वैज्ञानिक कभी भी वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके एक महान विचार के साथ नहीं आया है। मैं आपको गारंटी देता हूं, वे सभी एक महान विचार के साथ अपनी कल्पना के माध्यम से, अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से दिव्य को चैनल करके आए हैं, ठीक है? ये हर एक वैज्ञानिक है जिसमें आइंस्टीन, न्यूटन शामिल हैं। ओह हाँ, लेकिन मैं रुको, माफ करना, क्या आप थोड़ा ठीक है, तो मैं आपके कहने से सहमत हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं कि वैज्ञानिक विधि अधिक इस तरह है कि लोग ये प्रेरणादायक विचार दूसरों को कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं। ओह हाँ, अच्छा बिंदु, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? तो मैं वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता हूं ताकि दूसरों को यह विश्वास दिला सकूं कि मैं सही हूं। आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अगर मैंने लोगों से कहा ओह मैंने एक सपना देखा, खैर जैसे ये विश्वास दिलाने वाला नहीं है, ठीक है? तो वैज्ञानिक विधि हमारे लिए संवाद करने और विचारों को फैलाने का एक तरीका है। अब आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप कभी भी वैज्ञानिक विधि का पालन करके एक महान खोज नहीं कर सकते।
आपको एक प्रेरणा होनी चाहिए और फिर आप अपनी प्रेरणा को दूसरों को समझाने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है? हाँ। और एक और बात, माफ करना, और एक और बात यह है कि मैं सोचता हूं कि लोग विचारों को कैसे अवशोषित करते हैं, या भाग्य, जैसे कि आप एक किताब कैसे लिखते हैं, ये आपके कम से कम कुछ बिंदु आपके अनुभव पर आधारित होते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि एक व्यक्ति का जन्म होता है और उसने कभी, जैसे उसके पास कोई ज्ञान नहीं है और उसके पास किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं है, और मैं नहीं देखता कि वह इस ऊर्जा को कुछ भी नहीं से कैसे अवशोषित कर सकता है। ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं। हाँ, और मैं इसे आगे बढ़ते हुए समझाऊंगा। ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं स्कूल में वैज्ञानिक विधि कैसे सिखाई जाती है। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है? तो लेकिन 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 क्या आप लोग स्पष्ट हैं? ठीक है, लेकिन 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 ये एक अच्छा बिंदु है, मुझे जारी रखने दें। ठीक है, तो मुझे जारी रखने दें। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं कि हम हमेशा एक उच्च शक्ति के साथ संवाद करते हैं। ठीक है? तो चलिए कुछ सबूतों पर चलते हैं। ठीक है? पहला सबूत है निकट मृत्यु अनुभव। एनडी निकट मृत्यु अनुभव तब होते हैं जब आप लगभग मर जाते हैं। ठीक है? या आप जैसे 10 सेकंड या 10 मिनट के लिए मर जाते हैं, कौन जानता है। लेकिन YouTube पर हजारों, दसियों हजारों इन गवाहियों के वीडियो हैं और वे सभी एक ही बात कहते हैं। जब वे मरते हैं तो वे एक सुरंग देखते हैं और सुरंग के अंत में एक प्रकाश होता है जो उन्हें आकर्षित करता है। ठीक है? वे जाते हैं और फिर अचानक वे ऊंचाई पर होते हैं और उन्हें अत्यधिक प्रेम, शांति, क्षमा, करुणा महसूस होती है। सब कुछ अच्छा है और फिर वे जीवन समीक्षा के लिए प्रस्तुत होते हैं। उन्हें अपने पूरे जीवन पर विचार करने का मौका मिलता है। वे देख सकते हैं कि उन्होंने कितना दर्द पहुंचाया है। वे देख सकते हैं कि उन्होंने दुनिया में कितना अच्छा किया है। और फिर उनसे एक उच्च शक्ति द्वारा पूछा जाता है, और यह भगवान या एक देवदूत की तरह है, लेकिन जैसे इसके विभिन्न व्याख्याएं हैं। ठीक है? क्या आप वापस जाना चाहते हैं? और वे हमेशा कहते हैं हाँ, मुझे वापस जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने अनुभव के बारे में लोगों को बताना है। और वे अत्यधिक बदले हुए लोग बनकर वापस आते हैं और फिर ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और शायद पहले वे नास्तिक या सिर्फ वैज्ञानिक थे, लेकिन जब वे इन अनुभवों से गुजरते हैं तो यह उन्हें हमेशा के लिए बदल देता है। ठीक है? तो निकट मृत्यु अनुभव, हमारे पास यह समझाने में समस्याएं हैं कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा है साइकेडेलिक्स का विचार। ठीक है? ठीक है, साइकेडेलिक्स। तो मानव इतिहास में हर संस्कृति ने साइकेडेलिक्स का उपयोग किया है, क्योंकि साइकेडेलिक्स शमनों या पुजारियों के लिए दिव्य तक पहुंचने का एक तरीका था। और जो वास्तव में दिलचस्प है वह यह है कि जब आप एक विशेष प्रकार के साइकेडेलिक का उपयोग करते हैं तो आप वही छवियां देखते हैं, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है? और यही कारण है मानव इतिहास में सभ्यताएं जो अद्भुत है वह यह है कि यदि आप प्राचीन अतीत में जाते हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न सभ्यताओं को देखते हैं तो उनके पास बहुत समान मूर्तियां और चित्र होते हैं। ठीक है? तो एक बहुत ही सामान्य रूपांकन यह है कि आपके पास ब्रह्मांडीय सर्प है। किसी भी कारण से हर प्रारंभिक सभ्यता ने एक सर्प की पूजा की है, या सर्प उनके संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यह संभव है कि जब वे साइकेडेलिक्स लेते हैं और ध्यान करते हैं तो वे एक सर्प को उनसे बात करते हुए देखते हैं और इसे जीवन के सर्प के रूप में देखते हैं। ठीक है? और यह भी जो वास्तव में दिलचस्प है वह यह है कि सर्प ये लगभग ये डीएनए की तरह दिखता है ना? ठीक है? सो ये वास्तव में दिलचस्प है। ठीक है? ध्यान। जब लोग ध्यान करते हैं, जब आप एक उच्च आयाम में जाते हैं तो आप साइकेडेलिक्स और निकट मृत्यु अनुभवों के साथ वही अनुभव करते हैं। इसके अलावा महान पुस्तकें, मैंने खुद कभी साइकेडेलिक्स नहीं किया है। मैं स्पष्ट रूप से अतीत में वापस नहीं जा सकता और इन सभ्यताओं का अध्ययन नहीं कर सकता। मैंने कभी निकट मृत्यु अनुभव नहीं किया है, लेकिन मैंने दांते, मिल्टन, होमर को पढ़ा है और मैंने उन्हें बहुत बहुत करीब से अध्ययन किया है।
और यह जो मुझे अद्भुत लगता है वह यह है कि वे वही बातें कहते हैं जब दांते अपनी दिव्य कॉमेडी में, जब वह ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं, जब वह भगवान का वर्णन करते हैं, जब वह स्वर्ग का वर्णन करते हैं, तो यह लगभग ऐसा है जैसे वह एक निकट मृत्यु अनुभव का वर्णन कर रहे हैं, भले ही हमारे पास बिल्कुल कोई सबूत नहीं है कि दांते ने खुद निकट मृत्यु अनुभव किया था। ठीक है, तो यह चौंकाने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे सबूत हैं कि हमारे परे एक उच्च शक्ति है, इसलिए आत्मा की दुनिया मौजूद है। फिर से मैं इसे साबित नहीं कर सकता कि यह मौजूद है, लेकिन बहुत सारे सबूत हैं जो सुझाव देते हैं कि यह मौजूद है।